हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कैसे कैसे धीरे धीरे टाइम के साथ केमिस्ट्री डेवलप हुई, कैसे इसकी ज़रूरत हुई। और जैसे कि बोलते हैं, जैसे हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जॉन डाल्टन ने सबसे पहले एटम के बारे में बताया था। हमारे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बताते हैं कि उससे भी पहले आचार्य कन्नन ने बता दिया था 2500 साल पहले लगभग उनसे। और वेस्टर्न वर्ल्ड कहता है कि ये सब खोजें हमने की हैं। तो अब आगे चलते हैं। तो इन सब चीज़ों का देखिए हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पढ़ने बहुत ज़रूरी है। उसका कारण ये है कि आप अपनी कंट्री को कभी भी कम ना माने। आप ये ना सोचें कि हमारी कंट्री बहुत पीछे है, नहीं, क्योंकि हमारी कंट्री पहले ही ये सब एस्पेक्ट देख चुकी है। आप अगर पिछली वीडियो में गो थ्रू होंगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा कि हमने और चीज़ें इसके अलावा भी कितनी मॉडर्न चीज़ें हमारे हिस्टोरी में है, हमारी साइंस की जो हिस्ट्री है उसमें है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और अगला हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है? तो जो केमिस्ट्री है ये बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करती है साइंस में, और इसको इंटरट्विन किया जाता है दूसरी ब्रांचेस की, साइंस की जो दूसरी ब्रांचेस हैं उनके साथ इसको इंटरट्विन किया जाता है। इंटरट्विन मतलब होता है, अगर इंटरट्विन का आप हिंदी में मीनिंग देखें तो उसका मतलब है गूंथना। मीन्स कि दूसरी जो आपकी ब्रांचेज है साइंस की, उनको समझने के लिए भी केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बायोलॉजी में हम देखते हैं कि जैसे आपके जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। वो अपना खाना कौन से प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं? वो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ये तो आपको पता है। लेकिन इसमें कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं? क्या ऐसी चीज है जो कैटलिस्ट का काम करती है ना? क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, CO2 होता है और H2O होता है, और ये हमारा क्या बन जाता है, C6H12O6, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, और फिर हमें मिलती है ऑक्सीजन। तो ऐसा क्या यहाँ पे कैटलिस्ट होता है, ये रिएक्शन क्यों होती है, कितनी इसमें एनर्जी रिलीज होती है, ये सब हमें कौन बताता है? ये सब हमें बताता है केमिस्ट्री ब्रांच। और देखिए जो प्रिंसिपल्स हैं केमिस्ट्री के वो बहुत सारे डाइवर्स एरिया में एप्लीकेबल हैं। देखिए जैसे वेदर पैटर्न, अब दिमाग में आएगा वेदर पैटर्न कैसे। देखिए जो पीएच वैल्यू है, केमिस्ट्री में हम पीएच वैल्यू पढ़ते हैं, तो वेदर में जो जितनी भी आपकी एसिडिक मात्रा है वो पीएच से पता चल जाएगा, कितनी एसिडिटी है, कितनी ह्यूमिडिटी है। तो वेदर में कितनी ह्यूमिडिटी है वो पीएच से पता लगा दे तो वेदर पैटर्न का पता चलता है। फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन का हम केमिस्ट्री से पता लगाते हैं, कौन कौन से आपके केमिकल्स होते हैं जिनके थ्रू ब्रेन में फंक्शनिंग होती है। ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर, प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इसमें तो है ही, केमिकल इंडस्ट्रीज में जो केमिकल का हम प्रोडक्शन करते हैं वो सब। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, आपको पता है कि लैब में भी फर्टिलाइजर्स हम बनाते हैं, जैसे यूरिया वगैरह हो गया। एल्कली हो गए, एसिड्स हो गए, सोल्ट्स हो गए, डाइज हो गई, पॉलीमर्स हो गए, ड्रग्स हो गए, सोप्स, डिटर्जेंट, मेटल्स, अलॉयज, ये जितने भी सब हैं। और जो आने वाले जो नए मटेरियल हैं ये भी हम किसकी हेल्प से जानते हैं? केमिस्ट्री की। मतलब केमिस्ट्री के प्रिंसिपल इन पे भी क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं इन सब चीजों पे भी। आगे देखते हैं। केमिस्ट्री contribute in a big way to national economy. It also plays an important role in meeting human needs for food, healthcare products and other materials aimed at improving the quality of life. अब आपको बोलोगे कि इकोनॉमी पे कैसे डिपेंड कर रहा है। देखिए जब आप फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो जो आपके प्रोडक्शन है खाने का वो बढ़ जाता है, जिससे लोग भूखे कम रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि केमिस्ट्री के कंसेप्ट हम यूज करके ड्रग्स बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, जिससे जो आपका डेथ रेट है वो कम होता है। और अगर लोग कम मरेंगे तो वो आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, स्वस्थ रहेंगे लोग तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह से जो केमिस्ट्री है आपकी किसी भी देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। दिस इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय, देखिए अगर इनका एग्जाम्पल देखें तो जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, जैसे वैरायटी ऑफ फर्टिलाइजर्स होते हैं,
जो मैंने भी बात की फर्टिलाइजर्स की, वो इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, जो क्वालिटी है उनकी इम्प्रूव कर दिया पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स की, आपकी फसलों में कीड़े ना लगे। Chemistry provides methods for the isolation of life-saving drugs from natural resources and makes possible synthesis of such drugs. जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन उनमें से केमिस्ट्री की हेल्प से आप लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाते हैं, हम यानी कि लाइफ सेविंग मेडिसिन बनाते हैं। सम ऑफ दीज ड्रग्स, देखिए कुछ इसमें से कुछ ड्रग्स हैं, एक तो सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल। सिस्प्लेटिन और टेक्सोल आप कैंसर पीड़ित लोगों को ट्रीटमेंट में यूज होता है। और अगर आप AZD, जिसका फुल फॉर्म होता है एजिडोथाइमिडीन, ये यूज होता है एड्स पेशेंट्स के लिए। केमिस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ लार्ज एक्सटेंट इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ नेशन, ये हम पढ़ चुके हैं। With a better understanding of chemical principles, it has now become possible to design and synthesize new materials having specific magnetic, electric and optical properties. अब जैसे हमें केमिस्ट्री के प्रिंसिपल का और बेटर नॉलेज होती है, तो हम उस नॉलेज को यूज करके जो नए मटेरियल्स हैं उनको डिजाइन कर सकते हैं, जिनकी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होती है, यानी कुछ स्पेसिफिक मैग्नेटिज्म होता है, इलेक्ट्रिकल होता है या फिर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है। हम अपने हिसाब से प्रॉपर्टीज के हिसाब से जो हमें चाहिए केमिकल प्रिंसिपल लगा के हम उनको क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर लेते हैं। और यही प्रिंसिपल होते हैं जो हमें प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक्स में क्या करते हैं, लीड करते हैं। देखिए जो सिरेमिक्स है, पुराने टाइम में जो सिरेमिक्स है वो बर्तनों के लिए, जो मिट्टी के बर्तन होते थे उनके लिए यूज करते थे। लेकिन सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक्स होते हैं, सुपर कंडक्टिंग का मतलब है जिसमें रेजिस्टेंस 0 होता है, मतलब उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो बहुत ज्यादा होता है। कंडक्टिंग पॉलीमर्स, जो पॉलीमर्स होते हैं वो कंडक्टिंग पॉलीमर्स। और देखिए पॉलीमर्स, कंडक्टिंग पॉलीमर्स का क्या यूज होता है कि पॉलीमर्स एक लॉन्ग चेन केमिकल होते हैं, तो उसमें क्या होता है, चेन के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है, तो इसलिए उनको कंडक्टिव पॉलीमर कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स का आपको पता ही है। केमिस्ट्री हैज हेल्प इन स्टेबलाइजिंग इंडस्ट्रीज विद मैन्युफैक्चर यूटिलिटी गुड्स लाइक एसिड्स। अब केमिस्ट्री ने बहुत सारी हेल्प की है इंडस्ट्रियल में भी, जो क्या प्रोड्यूस करती हैं, यूटिलिटी गुड्स, जैसे कि एसिड्स, एल्कलीज, डाइज, पॉलीमर्स, मेटल्स, ये सब चीजें। These industries contribute in a big way to the economy of a nation and generate employment. अब देखिए, अब जैसे हम एसिड्स, एल्कलीज, ये सब चीजें हम लैब में बना रहे हैं, इन्हें बनाने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो देखिए इनको बनाने के लिए जो चाहिए उससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लोगों को जॉब मिलती है, और जो किस में कंट्रीब्यूट करते हैं, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। In recent years, chemistry has helped in dealing with some of the pressing aspects of environmental degradation with a fair degree of success. आज के टाइम में तो इन्वायरमेंट में जो डिग्रेड हो रहा है, इन्वायरमेंट जो खराब हो रहा है, उसको समझने में भी केमिस्ट्री का अच्छा खासा रोल है। सेफर अल्टरनेटिव्स टू इन्वायरमेंटली हजार्डस रेफ्रिजरेंट लाइक CFC, आपको पता है AC में CFC गैस होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। और आपको पता है CFC ही रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, जो ओजोन में जो आपको डिप्लीशन हो रहा है, छेद हुआ है उसमें, और ये ओजोन लेयर किसमें होती है, स्ट्रेटोस्फेयर को। बहुत से तो एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो आप इन फ्यूचर एग्जाम्स दोगे, उसमें पूछ लेते हैं कि जो आपकी ओजोन लेयर है वो इन्वायरमेंट की कौन सी लेयर में है, तो आप बोलोगे वो कौन से में है, स्ट्रेटोस्फेयर में। तो CFC को अब रिमूव करना है, और इसके अल्टरनेटिव रेफ्रिजरेंट्स जो केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स हैं उनकी हेल्प से सिंथेसाइज कर लिए हैं सक्सेसफुली। However, many big environmental problems continue to be matters of grave concern to the chemistry. लेकिन इससे भी बड़ी बड़ी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ही मतलब कंसर्न वाली बात है केमिस्ट्री के लिए।
और ऐसी ही एक प्रॉब्लम है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस में जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस, हर वो गैस जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाती है, वो सब क्या होती है, वो सब ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। जैसे मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, आप देखिए हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हमें पता है ह्यूमंस। तो आपने कभी नोटिस किया होगा, जैसे हम छोड़ते हो गर्म हवा होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। Understanding of biochemical process, use of enzymes for large-scale production of chemicals, and synthesis of new exotic materials are some of the intellectual challenges for the future generation of chemists. तो बहुत सारे challenges तो हैं ही। देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस को मतलब कम करने के लिए या उनको न्यूट्रल करने के लिए हमें ऐसा खोज करना होगा जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाए। जो वो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसा हम करें जिससे उनका टेम्परेचर कम हो जाए, या फिर हम कुछ ऐसी चीजें डेवलप करें कि जो इनकी कॉन्सेंट्रेशन है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है एनवायरमेंट में, जो उनकी कॉन्सेंट्रेशन है वो कम कर सके। और जैसे कि इंडिया जैसी कंट्री है, इन सब चैलेंजेस को सरपास करने के लिए उनको बहुत ज्यादा अच्छे केमिस्ट चाहिए, बहुत पढ़े लिखे लोग चाहिए। और इन सब चैलेंज को सरपास करने के लिए सबसे बढ़िया नॉलेज किस चीज की होनी चाहिए? कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, जो हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, अगला टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ मैटर। जो मैटर है उसका नेचर क्या होता है? आपने जो मैटर है, आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ लिया है कि मैटर क्या होता है। कोई भी चीज जिसके पास मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो मैटर है। जैसे ये बुक है, इसने एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, ये मैटर है। ये पेन है, इसमें भी वजन है और इसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, वो मैटर। मतलब कोई भी चीज जिसने एक सर्टेन स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है और जिसमें मास है, यानी कि जिसमें वजन है, वो मैटर होता है। एवरीथिंग अराउंड अस, जैसे बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, ऑल लिविंग बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ मैटर। हमारे आसपास तुम जो भी चीज देख रहे हो, सब मैटर से ही कंपोज हुए हैं। अब आप बोलोगे एयर में बहुत से ऐसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें अपनी नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो स्पेस वो भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब एयर में भी क्या है? मैटर है। You know that they have mass and they occupy space. Let us recall the characteristics of states of matter which you learnt in previous classes. चलिए, अब हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है। तो चलिए, सबसे पहले है स्टेट्स ऑफ मैटर। जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, दो तीन फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकती है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। The constituent particles of matter in these three states can be represented as shown in figure 1.1। जो फिगर है 1.1, इससे आप इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप सॉलिड की बात करें तो सॉलिड्स में जो पार्टिकल है बहुत ही क्लोजली एक दूसरे को हेल्ड करके रखते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। जो आपको इस वाले फिगर में दिख भी रहा है कि इसमें जो पार्टिकल्स है बहुत पास पास है। फिर है लिक्विड में क्या होता है कि लिक्विड में जो पार्टिकल्स के बीच में गैप है वो थोड़ा बढ़ जाता है। सॉलिड की एक खास बात और होती है कि जो पार्टिकल्स है वो एक ही जगह स्टिल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, जबकि लिक्विड में थोड़ा गैप उनमें बढ़ जाता है और जो पार्टिकल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर लेते हैं, मूवमेंट होता है। जबकि अगर आप गैस के पार्टिकल्स की बात करें तो इनमें बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है। तो बहुत इजी होता है और बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है। देखिए, आप अगर गैस का एग्जांपल है, जैसे आपने डीओ छिड़का तो एकदम से पूरे रूम में खुशबू फैल जाएगी। जबकि अगर आप लिक्विड पानी का एक गिलास लें तो वो आपस में ही एक जगह से दूसरी जगह होगा, मतलब जो उसका स्पेस है वो बहुत कम होगा एज कंपेयर टू गैस। तो यही फर्क होता है
ठीक है, सॉलिड में बहुत पास पास क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर होता है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, और गैस में और ज्यादा दूर दूर होता है, और इनकी जो कैपेसिटी होती है वॉल्यूम वॉल्यूम गेन करने की वो बहुत ज्यादा होती है। तो इन सभी को ध्यान रखते देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सॉलिड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्योंकि देखिए जब पार्टिकल्स एक ही जगह मूव नहीं कर रहे तो बिल्कुल वॉल्यूम डेफिनेट होता है, आप वॉल्यूम को नाप सकते हैं। एंड डेफिनेट शेप होते हैं, डेफिनेट शेप भी होती है, जैसे जैसे रिमोट है ना। तो इसमें क्या है, ये पार्टिकल एक ही जगह है, मूव नहीं कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो मैं इसका पूरा इतना इसका एरिया निकाल के और इसका लेंथ से मल्टीप्लाई करके क्या कर सकती हूँ, इसका वॉल्यूम निकाल सकती हूँ, क्यों कितना इसने वॉल्यूम घेरा। लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन शेप नहीं होती, जैसे वही एग्जांपल है पानी है, वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन शेप नहीं होता है। अगर आप ग्लास में पानी लोगे तो भी उतना ही होगा, उसको कटोरी में आप ट्रांसफर कर दोगे तो भी उतना ही पानी होगा। तो वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है कि जितना वॉल्यूम है उतना ही रहेगा, कम ज्यादा नहीं होगा, लेकिन उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो इसमें यह है कि लिक्विड जिस भी कंटेनर में आप डालोगे उसका वो शेप ले लेगा। अब गैसेस की बात करें ना, तो उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्योंकि देखिए एक दूसरे से बहुत इधर उधर भागती हैं, और ना ही डेफिनेट शेप होता है, आप कंटेनर में रखोगे तो वो उड़ के कहीं इधर उधर हो जाएंगी। दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। आप छोटे कंटेनर में अगर आप उसको रखो तो उसको कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेंगी, फिर आप उसको खोल दो तो चाहे आप उसको कमरे में खोल दो पूरे कमरे को ऑक्यूपाई कर लेंगी। तो ना तो इनका डेफिनेट शेप होता है और ना ही इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और जो तीन ये स्टेट्स ऑफ मैटर है इंटर कन्वर्टेबल होती है, और इनको टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन चेंज करके हम इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। जैसे सॉलिड को आप हीट करो तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को और हीट करो तो गैस बन जाएगा, गैस को आप कूल करो तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को और कूल करो तो ये सॉलिड बन जाएगा। देखिए जनरली तो यही होता है, जनरली प्रोसेस यही होता है, और रिवर्स प्रोसेस जो मैंने बताया यही होता है। तो चलिए अभी के लिए यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज वीडियो।